कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू करवा के नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आप लोग का पीवाईक्यू में मन नहीं लगेगा अभी, मुझे पता है। चलिए पहले जेईके कर लीजिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, फिर बोर्ड वाले कर लीजिएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है पहला, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फायदा ये रहता है कि एक्सप्लेनेशन असर्शन रीजन की तरह नहीं करना है, आपको केवल बताना होता है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो आपके लिए क्या बात है, इजी चीज रहती है। पहला स्टेटमेंट है डाईइथाइल ईथर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। डाईइथाइल ईथर के बारे में बोल रहे हैं, कंप्लीटली soluble in water but इथाइल को मिथाइल करेंगे, देखने में प्रॉब्लम हो गई है। डाईमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली soluble in water but डाईइथाइल ईथर is soluble to very small extent। सेकेंड स्टेटमेंट दे रहे हैं सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई डाईइथाइल ईथर and not ethyl alcohol। सोडियम मेटल जो होता है डाईइथाइल ईथर को ड्राई अप करने के लिए यूज होता है ना, लेकिन इथेनॉल को ड्राई करने के लिए नहीं यूज होता। और पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं डाई मिथाइल ईथर कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन डाईइथाइल ईथर नहीं होता है ना। ईथर का स्ट्रक्चर देखिए, ईथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, कल हम लोगों ने बात करी थी। अगर हम डाईमिथाइल की बात करते हैं तो इस तरीके से है और इस पे 2 लोन पेयर है ना। और अगर डाईइथाइल की बात करोगे तो आप देखो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाता है ना, जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज बढ़ता है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि जब छोटा मॉलिक्यूल होगा, मतलब मिथाइल छोटा है तो ये छोटा मॉलिक्यूल है। मिथाइल के केस में ये सबसे पहला ईथर है ना, तो मिथाइल में ये स्मॉल आर है, इसलिए क्या होता है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। जबकि इथाइल में अल्काइल का साइज जो है C2H5 का थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। दिक्कत इसको भी है, लेकिन और ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये बहुत कम सॉल्युबल है ना, वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक बोला गया। तो सॉल्युबिलिटी वैसे आती क्यों है आपको पता ही है। अगर वाटर की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो तो हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इसको, वाटर में सॉल्युबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर जो है वो आपका कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है ना। वाटर में पोल्स डेवलप होते हैं, तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो पोलर होगा तो वो इसमें डिसॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी पे चलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक वाली थ्योरी पे। तो अगर पोलैरिटी की बात करो तो डाईइथाइल ईथर या डाईमिथाइल ईथर दोनों में पोलैरिटी होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डाइपोल काइंड ऑफ तो यहाँ पे भी बन जाएंगे, सॉल्युबिलिटी तो होगी, लेकिन इथाइल के केस में सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी डिसॉल्व होने में। क्लियर है बात।
सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सोडियम से रिलेटेड है। सोडियम को हम लोग ईथर को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, ये फैक्ट है, एक तरीके से याद रखना पड़ेगा हमको। अल्कोहल के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि अल्कोहल में अगर सोडियम डालते हो तो अल्कोहल में डालोगे तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, अगर C2H5OH में डालते हो सोडियम तो आप देखते हो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड। ये रिएक्शन हो जाएगा, ये ड्राई अप नहीं करेगा, ये तो अल्कोहल को चेंज ही कर देगा। लेकिन ईथर को ड्राई करने के लिए सोडियम को यूज किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, नोट कर लीजिए स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट नोट कर लो जल्दी से जल्दी, दोनों ही क्या है, ट्वेंटी 25 में आया है। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। नोट कर लिया गौरांगी? नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, किसी उसमें आप लोग गलत फहमी में मत रहिएगा। जेईई मेंस और नीट का लेवल ऑलमोस्ट अब सेम हो चुका, तो किसी उसमें नहीं रहना है, काम करना है अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। एक कंपाउंड है ए, इसको लिख रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको ट्रीट किया जाता है NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में फिर हाइड्रोलिसिस भी की जाती है। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं एरो पे लिख रही हूँ, लिखा हुआ है ए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको ट्रीट कर रहे हैं सोडियम साइनाइड के साथ, फिर उसको एसिडिक मीडियम में, एक्वस एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर रहे हैं। एक्वस एसिडिक मीडियम का मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब बन जाता है बी, और बी को यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। बी को हम यूज कर सकते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। बी को कन्वर्ट करते हैं सी में डाइबोरेन से रिएक्शन करा के, डाइबोरेन इज B2H6, बी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग सी में डाइबोरेन से रिएक्ट करा के, और ये जो सी है इसके बारे में दिया है, इट इज यूज्ड एज एडिटिव इन पेट्रोल टू रिड्यूस एमिशन। सी के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, जिसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ट्रीट करें तो इनहेलेबल, अभी मैंने बोला था ना आपको कि ईथर का एक क्वेश्चन आया था एनेस्थेटिक वाला, इनहेलेबल एनेस्थेटिक बनता है डी। 140 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको क्लिक करना चाहिए इनहेलेबल एनेस्थेटिक डाइथाइल ईथर की, कल हम लोगों ने बात करी थी, है ना। और आपका अल्कोहल इथेनॉल से रिएक्शन 3 टेम्परेचर पे हमने आपको सिखाया था, एक 110 पे था, उसमें C2H5HSO4 बन रहा था, एक 140 पे था इथेनॉल का रिएक्शन, उससे हम लोग बना रहे थे डाइथाइल ईथर, और एक हम लोगों ने बनाया था 170 पे, उससे हम लोग क्या बना रहे थे, एल्कीन।
इथेनॉल का रिएक्शन 170 पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, एल्कीन बन रहा था, है ना। तो इन्होंने, और यहाँ पे एक और चीज लिखी, वही मैं सोच रही हूँ एसिड क्यों नहीं लिखा, इन्होंने लिख दिया ओलियम। ओलियम का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो है, H2H2O7 होता है ओलियम का फॉर्मूला। तो लास्ट रिएक्शन अपने को समझ आनी चाहिए कि लास्ट रिएक्शन तो ये वाली है, C2H5OH को ट्रीट किया जा रहा है ओलियम के प्रेजेंस से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इनहेलेबल एनेस्थेटिक बन रहा है C2H5O C2H5 डाइइथाइल ईथर। तो डी के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता लग गई, डी तो है आपका डाइइथाइल ईथर। अब एक ही ऑप्शन में इन्होंने दिया डाइइथाइल ईथर, वही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अब सारे कंपाउंड को भी तो पता करना ही है ना, तो सारे कंपाउंड को पता करते हैं क्या हो सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को ही यूज करते हैं पेट्रोल में पावर अल्कोहल बनाने के लिए। तो ये डाइबोरेन जो है ना B2H6, कोई भी अगर आप हाइड्राइड यूज कर रहे हो तो वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है किसी कंपाउंड को, और अगर कोई हाइड्रोजन दे रहा है मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो रिडक्शन कराएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिडक्शन से क्या बन रहा है, अल्कोहल, है ना। तो ये एसिटिक एसिड हो सकता है क्या, 2 कार्बन का अल्कोहल बन रहा है C2H5OH, तो ये एसिटिक एसिड हो सकता है। एसिटिक एसिड को हम लोग विनेगर भी कहते हैं ना, सिरका। विनेगर जो है आपका, जो घर पे अचार वगैरह बनते हैं, आपके सॉस वगैरह लोग बनाते हैं, उसमें फूड प्रिजर्वेटिव की तरह डालते हैं ताकि वो काफी टाइम तक सही रहे। तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का अल्कोहल था, वो रिड्यूस, ये एसिड का रिडक्शन हुआ तो क्या बना, अल्कोहल। तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो आपका डी था डाइइथाइल ईथर, सी हो गया इथेनॉल, और बी हो गया आपका एसिटिक एसिड। ठीक, अब किस पे आना है अपने को, ए पे आना है। ठीक है, ए की बात करें, ए में 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है NaCN और एक हो रहा है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहले RH रहा हो, वो NaCN से रिएक्ट करके RCN बनाया हो, और मैंने आपको एक दिन किसी क्लास में बताया था शायद कि साइनाइड की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, साइनाइड की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है। CN की अगर कंप्लीट नहीं बताया तो आप सीख लीजिए, CN की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाता है, एसिड। CN की जगह आ जाता है COH। इतनी बात समझ आ रही है। तो 2 रिएक्शंस होंगे इसमें, हेलो एल्केन होगा A, हेलो एल्केन से पहले CN बनेगा साइनाइड, फिर हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक, तब क्या बन जाएगा, ये वाला एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं, पूरा रिएक्शन लिखते हैं। अगर मान लो हमारे पास है C2H5Cl, हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन की रिएक्शन करा दी NaCN से, तो ये बन जाएगा C2H5Cl। फिर इसकी करा दें एसिडिक वाली हाइड्रोलिसिस, तो ये बना देगा आपका, अच्छा C2H5CN में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड को फ्रूट प्रिजर्वेटिव की तरह नहीं यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, एसिटिक एसिड को, यानी हमें 2 ही कार्बन का बनाना है। तो अगर 2 ही कार्बन का बनाना है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा अपने को, CH3। अब 2 कार्बन के साइनाइड से 2 कार्बन का
एसिड बने। फिर उसके बाद क्या रिएक्शन थी, B2H6 से 2 कार्बन का एल्कोहल, एसिड का रिडक्शन हुआ तो क्या बनेगा, एल्कोहल। और फिर उसके बाद कौन सी रिएक्शन थी, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोलियम से। पोलियम होता क्या है, H2SO4 प्लस SO3, या इसको लिखते हैं हम लोग H2S2O7, तो इससे बन रहा है C2H5O, क्लियर है बात। तो ए है ये, ए से 2 स्टेप में रिएक्शन करके ये बना है बी, बी से बना है सी, सी से बना है डी। क्वेश्चन नोट किया था आपने, पिछली स्लाइड पूरी हो गई थी, जिसकी नहीं हुई हो पिछली वाली पूरी कर लो, इंफॉर्मेशन पूरी लिख लो, किसके किसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। इथेनॉल के बारे में हमने कैसे सोचा, हाँ CN की जगह COH है। क्वेश्चन में जो क्लू दिए हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके हिसाब से आपको सोचना है ना। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह कौन सा एसिड यूज होता है, डाइबोरेन है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पेट्रोल में कौन सा अल्कोहल यूज होता है, पेट्रोल की बात करी है इन्होंने। फिर वहां पे लास्ट क्लू इन्होंने दिया इनहेलेबल एनेस्थेटिक, डाइथाइल ईथर इनहेलेबल एनेस्थेटिक की तरह। तो इसका मतलब इन्होंने इस क्वेश्चन में एसिड को भी यूज करवाया, रिडक्शन भी करवाया, CN की हाइड्रोलिसिस भी कराई, हेलो एल्केन का साइनाइड से रिएक्शन भी पूछ लिया आपसे, ईथर का यूज भी पूछ लिया। कोई दिक्कत, इंफॉर्मेशन नोट हो गई, पूरी पूरी नोट हो गई। अब एक इजी क्वेश्चन कर लो, देखते हैं आप कर पाते हो। चल what amount of bromine will required to convert 2 gram of phenol into 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2 ग्राम फिनॉल को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में, कितना ब्रोमीन की जरूरत होगी। सबके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, सबके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। फिनॉल का ब्रोमीन से रिएक्शन होता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है ना। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया इन्होंने, फिनॉल का रिएक्शन पूछ लिया कि आपको फिनॉल का रिएक्शन आता है या नहीं आता है, और क्या पूछ लिया आपसे, मोल कॉन्सेप्ट लगवा दिया। ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन होती है Br2 से, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन, फोर्थ नंबर पे ब्रोमीन और 6th नंबर पे आता है। यहाँ पे 3Br2 से रिएक्शन होता है।
क्योंकि तीनों पोजीशन के जो H है वो HBr बना देते। ये है रिएक्शन। ये रिएक्शन पहले याद होगा, फिर ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो आपको याद नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में गिवन है फिनॉल कितना है 2 ग्राम, तो कितना आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है, तो कितने ग्राम ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है वो बता दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट सबको लगाना ही आता ही है कि अगर फिनॉल 1 मोल है तो ब्रोमीन 3 मोल है, उसके हिसाब से। दो ग्राम फिनॉल को कन्वर्ट करना है ट्राइब्रोमोफिनॉल। कोशिश कीजिए सबके एटॉमिक मासेस दिए, गरिमा गौरांगी बातें ना करें। कोशिश करो निकालने की। फिनॉल का पहले मोलर मास निकाल लेना, 1 मोल है तो उसके हिसाब से निकलेगा, फिर 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है। अरे इनको थोड़ा शिफ्ट होके बैठो, बैग को उधर रखो, पीछे रखो। अनुज बैग पीछे रखो। शिफ्ट हो, अनुज शिफ्ट हो। गरिमा इधर आओ, मेरे पास आओ। मोलर मास निकाला आपने? कॉपी लेके आ जाओ, बस बैग वैग ना लाना। क्या हुआ, फंस गई क्या? बस कॉपी पेन लेके आ जाओ अभी का। कितना मोलर मास आया है? नहीं निकला फिनॉल का मोलर मास। इसको क्या हुआ, इसकी तबीयत खराब? उसकी क्या जरूरत है? अमाउंट कहाँ निकालना है? ब्रोमीन की कितनी जरूरत है, बस यही तो पूछा है। उसका अमाउंट, उसके अमाउंट से मतलब ही नहीं। फिनॉल का मोलर मास निकालो गरिमा। फिनॉल 1 मोल है तो 1 मोल इसका मोलर मास निकालो, क्या होगा। फिनॉल का फॉर्मूला होगा C6H5OH। उसका मोलर मास निकालने के लिए बस मैंने बोला, और कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला है C6H5OH। इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, ये डेटा दिया हुआ ना आपको। C6H5OH 2.2 आ रहा है। ग्राम पूछा है ना मैंने, तो ग्राम बताओ। ग्राम पूछा है कि मोल पूछा है? ग्राम पूछा है, अमाउंट पूछा है, ग्राम में आ रहा है। 76 तो आंसर ही नहीं बन सकता, आंसर ही नहीं आया। ये सही किया तुमने, 22। ठीक है, 94 आएगा मोलर मास। 10 पॉइंट आ रहा है।
किसी का 5 आ रहा है। देखो अगर ये 1 मोल है तो ब्रोमीन कितनी बन रही है, ब्रोमीन कितनी चाहिए 3 मोल। देखो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना पूछी है, बस बन रहा है ये बोला है ना। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, इसका कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अपने को तो बोला है ये 2 ग्राम है तो ये कितना यूज होगा, कितना रिक्वायर्ड है, बस यही। तो अगर ये 1 मोल है, फिनॉल आपका 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब होगा मोलर मास है इसका। मोलर मास तुम लोगों ने कैलकुलेट किया 94 ग्राम, है ना। और 94 ग्राम से ब्रोमीन कितनी रिएक्ट कर रही है, 3 मोल ब्रोमीन रिएक्ट कर रही है। 3 मोल Br2 का मतलब कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई, एक ब्रोमीन का 80 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 160, है ना। Br2 का तो मास आ जाएगा 80 प्लस 80 160, और 160 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 मोल यूज हो रहा है। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 480। तो 480 ग्राम ब्रोमीन चाहिए 94 ग्राम फिनॉल के लिए। ये फिनॉल है और ये मास किसका आया, ब्रोमीन। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अगर 2 ग्राम फिनॉल हो तो कितना ब्रोमीन चाहिए, तो निकाल लीजिए। 480 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 2, सीधे सीधे आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 47 आ रहा है, तो 47 से कट करोगे तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। ऑप्शंस लिख देते हैं, ऑप्शंस बोलो। अरेंज क्या लिखे हुए, 4 ग्राम 20.44 और 6 ग्राम और 10.22। लास्ट वाला हो गया, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। बस रिएक्शन पता होनी चाहिए थी सही कि ब्रोमीन कितना है, 3Br2 है एक फिनॉल से। कर लिया, अच्छा ज्यादा इजी था, बस रिएक्शन मालूम है तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेट करना आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए कि ये चीज इतने ग्राम दी है तो ये चीज इतनी यूज हो रही है, तो अगर उसके दूसरे वाले के ग्राम दे दिए, कम ग्राम दे दिए, उसके 2 ग्राम दे दिए तो कितना यूज होगा, यही तो था कैलकुलेशन। और क्या खास बात थी इसमें, कुछ ही नहीं थी, मुझे तो नहीं लगता कुछ थी। चलो एक तगड़ा सवाल करा दें, चलो एक तगड़ा करवा देते हैं बढ़िया से। देखा था मैंने कायरल कार्बन करवाते हैं। क्या हो गया, इसके पहले ही था कुछ फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कब बनता है, किससे रिएक्शन कराते हैं, रिएजेंट दे रखे हैं फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। सवाल ये है फिनॉल से बनाना है सैलिसल्डिहाइड, रिएजेंट पूछे आपसे कौन कौन सा फिनॉल के साथ किसका रिएक्शन कराएं। पहला रिएजेंट दिया है, पहला ये है, दूसरा है, तीसरा है CCl4 प्लस, चौथा है CHCl3,
कौन सा ऑप्शन है? हाँ, डी। क्लोरोफॉर्म और NaOH कौन सा रिएक्शन था? रीमर टीमन। कौन सा रिएक्शन है? रीमर टीमन। फिनॉल react with CHCl3 plus NaOH, क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड। OH वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH। रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन। ठीक है। अगर CHCl3 की जगह CCl4 यूज कर देते हैं तो एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाता है? CHCl3 की जगह CCl4, तो एल्डिहाइड की जगह एसिड, सैलिसिलिक एसिड। दोनों रिएक्शन पूछे जाते हैं, बाकी सब सेम है। फिनॉल है, NaOH है, CCl4 यूज कर दो तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। CHCl3 यूज किया तो सैलिसल्डिहाइड, पॉपुलर सैलिसल्डिहाइड। रीमर टीमन, ये 24 में आया है सवाल, ये तो बिल्कुल ही इजी सवाल है। डिफिकल्ट वाला कहाँ गया भाई? अच्छा सा क्वेश्चन था। तुम लोग को कुछ कराने चलो तो मिलता ही नहीं है, ऐसे मिलेगा। ऐसे इतने अच्छे अच्छे सवाल दिखेंगे और कहाँ ही उड़ गया। बोर्ड पे देखो जी। कौन क्या कहना चाह रहा है? कंपाउंड का नाम बोलिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और क्या नाम था? क्यूमीन। चलो कुछ तो याद हुआ है तुम्हें, अच्छे बच्चे हो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन से ये बन गया पेरोक्साइड। फिर सवाल खो गया, बहुत ही खराब बात है। आगे क्या रिएजेंट लगाएं? क्या लगाएं? रिएक्शन करा हुआ है ना हम लोगों ने। क्या बन, वाटर लगा दे? क्या बनाना चाह रहे हैं? A एंड B बन रहे हैं दो कंपाउंड, कार्बन पेंटावेलेंट हो गया। A और B दो कंपाउंड बन रहे हैं, A B क्या होगा? एक बनेगा फिनॉल और दूसरा बनेगा यही तो जानना चाह रही थी मैं। क्यों, कौन कह रहा है? एक एच हटा दो, पेंटावेलेंट कार्बन नहीं होना चाहिए, एक एच हटा। क्या बनता है? एक प्रोडक्ट तो फिनॉल बनता है, पता ही है अपने को, है ना। फिनॉल बनाने का मेथड है। और एक बनता है एसीटोन। ये मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? फिनॉल बनाने का इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इसमें जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं ना,
मेन प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, और जो साइड प्रोडक्ट है वो भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। एसीटोन भी वैल्यूएबल कंपाउंड है, इसलिए ये जो है ना मेथड, इसका कोई नाम भी दिया था मैंने, इसका कोई नाम दिया था मैंने, क्वेश्चन के लिए कुछ और खुल गया। मेथड का कोई नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, यही था ना। चलो छोड़ो, एक बहुत ही अच्छा सवाल था लेकिन रह गया आपका, दिख ही नहीं रहा, इतना अच्छा सवाल था वो ना, मैं कराना चाह रही थी उस क्वेश्चन को। क्या प्रॉब्लम है? बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल दीजिए। किधर जाइए, बैठिए। बस एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छा सा सवाल था यार, फालतू कराने पड़ रहे हैं ना, अच्छा सवाल नहीं मिल रहा। चलो क्वेश्चन करो, कल ही पढ़ाया ये टॉपिक, कल का सवाल तो कर सकते हैं ना। चलो जल्दी से कर लो ये सवाल, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मेजर प्रोडक्ट बताना है, जल्दी से बता दो, कल ही बताया था HI से रिएक्शन ईथर का, जल्दी से बताइए, ऑनलाइन भी बता सकते हैं, ऑनलाइन बच्चे भी बता सकते हैं। चलिए बताइए, सब लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करें, सारांश क्या बनाया जा सकता है। बेंजीन नहीं है, कुछ तो बढ़िया से बनाना है तो बढ़िया बनाइए, सारांश कह रहे हैं कुछ तो बढ़िया सा बना देते हैं, जल्दी से बढ़िया सा बना दो तो मैं बढ़िया वाला अपना सवाल ढूंढ लूं जब तक। कल ही तो सिखाया आपको ये क्वेश्चन, HI से रिएक्शन करना सिखाया था ना कल। किस तरफ H दिया जाए, किस तरफ I दिया जाए, ईथर का बॉन्ड टूटेगा किस तरफ, H किस तरफ I। I को उधर किधर डाल दें, बेंजीन तो है नहीं, हाइड्रोबेंजीन कहाँ बना रहे हो। चलिए गार्गी आंसर दीजिए, किस तरफ आई, 3 डिग्री वाले पे आई, कौन कौन एग्री कर रहा है। कल आपको क्या सिखाया था, अगर कोई भी एक 3 डिग्री दिखाई दे रहा है तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करना है, SN1। जब लेफ्ट वाले को तोड़ेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट वाले को तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, 3 डिग्री, है ना। कार्बोकेटाइन बना के देख लेते हैं, तो राइट वाले से 3 डिग्री बन रहा है तो राइट वाले में I लगाओगे, है ना, सही बात है। इधर से अगर तोड़ते हो तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये 2 डिग्री है, अगर इधर से तोड़ते हो बॉन्ड को तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। तो जिधर से फायदा है अपने को, क्योंकि 3 डिग्री में मैंने बताया था अगर एक तरफ भी 3 डिग्री है तो SN1 ही फॉलो करना है आपको, SN1 में तो इसको I दे दो, यही मेजर हो जाएगा, ये वाला साइड प्रोडक्ट है इसका, और इसको क्या दे दो, OH। ये बेंजीन रिंग तो है नहीं, हटा दो, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल।
ठीक है, क्लियर है। HI में से I दे दिया किसको, 3 डिग्री वाले पोर्शन को, और H दे दिया किसको, ठीक है। अब जेई के सवालों में तो आपकी बत्ती गुल थी, अब किसके सवाल देखे जाए। श्रेया श्रेया ऐसा बोल रही हो तुम। चलो 2 बोर्ड के सवाल कर लो बस। क्या शुरू हो जाएगी, ची ची नहीं करते हैं ज्यादा ज्यादा, टीचर से उचित नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, ज्यादा ना बोलो, चलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन of Grignard reagent, nucleophilic addition of Grignard reagent to ketones followed by hydrolysis forms। बोर्ड का क्वेश्चन है, मेरी कोई गलती नहीं है, इजी है टफ है मुझे नहीं पता। एल्कीन बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन की रिएक्शन पे क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल, पक्का सबको मालूम है। 2 डिग्री कब बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा किससे, कीटोन से, तो क्या देगा 3 डिग्री। सही याद है आपको बिल्कुल। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड होगा तब क्या देगा 2 डिग्री, और अगर फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे तो 1 डिग्री। वेरी गुड, उम्मीद नहीं थी, आपने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर एस्टर ले लोगे तो एस्टर ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, सेम रिएक्शन 3 डिग्री, एस्टर के साथ भी 3 डिग्री बनता है, ठीक है। अच्छा सवाल और आपका अच्छा आंसर, याद तो कर रहे हैं आप। मैं जितना समझ रही हूँ उतने भी आप उतने भी नहीं गए हुए हैं, अच्छा है, ठीक है, चल रहा है। अभी तो आपने याद करना शुरू ही किया है। चलो भाई, NaBH4, NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4 से ट्रीट कर रहे हैं, एक तरफ ग्रुप है कीटोन, एक तरफ है एस्टर, है ना। प्रोडक्ट बताना है आपको कि क्या बनेगा, ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपके लिए। पहले ऑप्शन में एस्टर तो नहीं रिड्यूस हो रहा है, केवल कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। सेकेंड ऑप्शन में कीटोन ऐसे का ऐसे ही है, एस्टर अल्कोहल बना ले रहा है। और थर्ड ऑप्शन में दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2। और फोर्थ वाले में यहाँ पे COO C2H5, ये वाला गायब ही हो जा रहा। चलिए बताइए क्या हो सकता है।
NaBH4 उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये हिंट दे देती हूं मैं। ए, अरिंज कह रहे हैं ए। NaBH4 इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता नहीं है, तो एस्टर को नहीं कर पाएगा रिड्यूस। एस्टर वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, केवल किसको करेगा, कीटोन को करेगा। कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। तो ए ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन आए ऐसा। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल 23 में आया हुआ है। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का एसिड की प्रेजेंस पे डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, प्रोडक्ट बना दीजिए। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, अगर 1-2 एल्कीन बन रही होंगी तो कौन सी बतानी है, मेजर। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, स्ट्रक्चर सही बनाइएगा। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का सब लोग स्ट्रक्चर बनाओ, मैं देखूं कोई बना पा रहा है कि नहीं। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए। मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल स्ट्रक्चर 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल क्या बना रहे तुम लोग स्ट्रक्चर। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 पे ही मिथाइल, 1 पे ही हेक्सेनॉल, क्या कर रहे हो, आपका तो सही है। 1 पे ही मिथाइल, 1 पे ही अल्कोहल, है ना। चलिए डिहाइड्रेशन करिए, डिहाइड्रेशन करने तो आता ही है आपको। अल्फा से OH और बीटा से H निकालिए, मेजर प्रोडक्ट बनाइए। कौन सा मेजर प्रोडक्ट, अल्फा से OH बीटा से H। मानसी कर पा रहे हैं, जरा आपको इतना वो क्या है, निकालो निकालो। अल्फा कहाँ है मैम, ये होगा क्या, मैम ये वाला बनेगा, ये वाला है। चलो बनाए, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन। देखो देखो बच्चों, डिहाइड्रेशन सीख लो, जेई में भी आएगा। और 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बना लिया। जिस कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे OH है, वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा। उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा। तो इस कार्बन के बगल में ये है और एक ये कार्बन है, 3 कार्बन है, तो तीनों हो गए बीटा। ये और ये तो सेम है, तो इसमें से केवल एक चूज कर लो, किसी को भी चूज कर लो। इसको चूज कर लिया, और ये डिफरेंट है तो एक इसको। तो एक बार प्रोडक्ट बनाएंगे इस वाले से H निकाल के, तो OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा। एक बार प्रोडक्ट बनाओ, OH यहां से जाएगा, H इससे निकालो, यहां डबल बॉन्ड बनाओ।
जहां से OH निकलता है और जहां से H निकलता है उन दोनों के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो दो प्रोडक्ट बना लीजिए, एक बार यहां से निकालिए, CH3 को CH3 रहने दीजिए, यहां से निकाल दीजिए H, तो डबल बॉन्ड आ गया इनके बीच में। और एक बार कहां से निकाल दीजिए, ऊपर वाले से, तो ऐसे बन गया, है ना। मेजर प्रोडक्ट देखते हैं, कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से देख लो। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस केस में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे 4, और यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। तो 4 + 3 कितने हो गए यहाँ पे, 7। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ये है, तो बगल वाला एक ये, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर कौन सा हो जाएगा, मेजर बताना था आपको। क्लियर है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। मैं अपने मन से बना के नहीं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जगह जगह पे, है ना। तो मैं कोई अपने मन से नहीं बता रही हूँ। इथाइल एल्कोहल को कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में, इथाइल एल्कोहल को कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में। C2H5OH को कन्वर्ट करना है C2H5Cl में। बोल रहे हैं कौन सा नहीं यूज कर सकते हो रिएजेंट, ऑप्शन है concentrated HCl and ZnCl2, SOCl2, NaCl, PCl5। कौन सा नहीं यूज कर सकते, ये सब यूज करते हैं। ये तो आपका कौन सा रिएजेंट है, विकास रिएजेंट, ये भी यूज करते हैं। PCl5 PCl3 भी यूज कर सकते हैं, NaCl, है ना। 21 में आया हुआ है, टर्म 1 में, कोरोना टाइम में टर्म 1 में आया है। किसके टर्म 1 टर्म 2 था क्या कोरोना में, कोरोना alcohol can act as both nucleophile and electrophile। न्यूक्लियोफाइल की तरह भी यूज हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी यूज हो सकता है एल्कोहल। सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ गया, बहुत ही पलट गया क्या, सेकेंड स्टेटमेंट है बॉन्ड बिटवीन C and O is broken down when alcohol act as electrophile, नहीं act as nucleophile। चलो अब मेरे को सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, दीवा बताएंगे, नहीं बैठे बैठे बताइए न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब। गौरांगी
पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, हाँ। और गौरांगी ने सही बताया। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो, या तो न्यूट्रल हो सकता है या नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल होगा तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो अल्कोहल को अगर देखो आप ध्यान से, तो अल्कोहल ऐसे होता है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे देखिए, अल्कोहल के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर दे करके किसी से अटैच हो सकता है। लोन पेयर अगर देगा तो कैसे काम करेगा ये, इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पास आ गया गरीब आदमी H+, तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, है ना। तो यानी कि ये न्यूक्लियस लवर है, तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम कर सकता है, हाँ, जब लोन पेयर ले लेगा, जब आरओ बॉन्ड टूटेगा तब किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। पक्का सोच लो, आरओ माइनस जो बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऐसे एक्सप्लेन करिए अपनी बात को। आपने बोला आरओ टूटेगा, तो मैं तो ये सोच रही हूँ ये टूट रहा है, ओ पे माइनस आ रहा है। अब एक्सप्लेन आपने अच्छे तरीके से किया है कि ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो R+ अगर बनेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल दोनों की तरीके से एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल की तरह तब यूज होता है जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कब यूज होगा, जब अपने लोन पेयर को यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दोनों की तरीके से काम कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट में दिक्कत है, इन्होंने बोला बॉन्ड बिटवीन C एंड O, C एंड O का मतलब ये वाले बॉन्ड की बात, ब्रोकन डाउन व्हेन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक है, ये कोई SQP क्या होता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, SQP का क्वेश्चन। असर्शन रीजन भी आता है ना बोर्ड में। चलिए आप टाइम बताइए। आप चैप्टर शुरू कर दें। चलो एक क्वेश्चन हट कर लो। धीरे धीरे क्या हुआ आपका, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कैन बी कैरीड आउट, can be carried out even in absence of लुईस एसिड। क्या लुईस एसिड के बिना भी फिनॉल का ब्रोमिनेशन हो सकता है? रीजन दे रहे हैं, OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज हाई एक्टिवेशन, is having high activation effect. बोलिए भैया, क्या लगता है आपको असर्शन रीजन है? बोल रहे हैं कि OH ग्रुप इतना खुद ही एक्टिव होता है कि इसके ब्रोमिनेशन में आपको किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। फिनॉल के रिएक्शन में हमने कहीं AlCl3 या कुछ लगाया था, ऐसा ब्रोमिनेशन में लगाया था?
OH ग्रुप होता तो एक्टिवेटिंग है। केवल Br2 की प्रेजेंस में हो सकता है ब्रोमिनेशन, ऐसा कह रहे हैं। लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं OH खुद ही इतना अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि कैटेलिस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन से ही कर सकते हैं ब्रोमिनेशन। ऐसा सही है कि गलत है? असर्शन रीजन है तो ये भी बताना पड़ेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। स्टेटमेंट वाले में तो बात बन जाती है। क्या हो सकता है? गार्गी बताइए, आंसर क्या दे रखा है इन्होंने? गार्गी आपको क्या लगता है? क्या? Br इसमें सीधे भी यूज कर सकते। एक्चुअली जो लुईस एसिड वगैरह यूज किए जाते हैं ना, ये कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये तो सॉल्वेंट है। हाँ हाँ, तो वो सॉल्वेंट है। वो तो लुईस एसिड की बात कर रहे हैं। एनहाइड्रस AlCl3 या ZnCl2 ये सब लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। OH अपने आप में बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से OH की वजह से रिएक्शन ट्राइब्रोमोफिनॉल जो बन रहा है वो बन जाता है आसानी से। या ऑर्थो पैरो पे, पैरा पे भी हो जाएगा। ऑर्थो पैरो पे नहीं, ऑर्थो पैरा, है ना। तो दोनों ही क्या हो गए आपके? करेक्ट हो गए, और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अच्छे सवाल करे आज तो आपने। कितने सवाल किए हम लोगों ने आज? 11 तो नहीं हुए, 12 हो गए। काफी कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। चलो एक और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन करें। किसका किसका क्वेश्चन अब करने का मन नहीं है? अरे अरे, नहीं मन है तो हम कर देंगे। टॉलुइन बनाना है फिनॉल से। 2023 बोर्ड क्वेश्चन। टॉलुइन बनाना चाहते हैं फिनॉल से, क्या रिएक्शन सोच सकते? यहाँ पे OH है, अब क्या बनाना चाहते हो इससे? दिमाग की बत्ती जलाओ जरा। एक रिएक्शन आपको बताया था शुरू शुरू में ही, और बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। बार बार मैं बोल रही थी लैब में करवाया जाएगा, लैब में करवाया जाएगा। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से। तुम्हें नहीं कहा था कुछ? इनका स्टेशन और कहीं पकड़ लिया। अरे यार, मैंने ये नहीं बताया था कि लैब में कराया जाएगा। मैंने कहा था आप लैब में कर सकते हो, जिंक डस्ट होती है आपके पास, फिनॉल भी होता है आपके पास। मैंने ये थोड़ी कहा था करवाया जाएगा। आप तो बोलने लगे हमें तो करवाया नहीं गया, कुछ करवाया। फिनॉल से क्या बना दें?
फिनॉल से पहले क्या बना दें, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर दीजिए। फिनॉल में थोड़ा सा जिंक डाल दीजिए। जस्ता देखा है कि नहीं आप लोगों ने? जिंक, जिंक को जस्ता बोलते हैं भाई हिंदी में। जिंक देखा है कि नहीं आपने? किस कलर का होता है जिंक? ये श्रेया की टी शर्ट जिस कलर की है, काइंड ऑफ ऐसा कलर होता है जिंक का। तो जिंक से क्या बन जाएगा, उसमें जिंक डस्ट डाल दीजिए और थोड़ा सा हीट कर दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। और बेंजीन से आपको कौन से रिएक्शन हम रोज करा रहे हैं डेली, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा लगाएं जो टोलुइन बन जाए, जल्दी से बता दो। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के जो 4-5 एग्जांपल हैं उनमें से कौन सा लगाएं कि टोलुइन बन जाए? अब दिमाग चलाओ। 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन डेली बताते हैं एरोमेटिक के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले, उसमें से कौन सा लगाएं कि बेंजीन से टोलुइन बन जाए? दिमाग की बत्ती जलाओ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl लगा दीजिए, FC एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट भूल जा रहे हैं आप लोग, ये पूछेगा पेपर में जरूर, बोर्ड में भी जे में भी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगा दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं, क्या बन जाएगा, CH3 आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा क्या एक ही जगह आएगा ना, यहाँ तो पहले से कोई ग्रुप ही नहीं है। ठीक है, इजी था। ये रिएक्शन याद रखना है, ये बहुत सारी जगह काम आएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 23 में आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में, हल्के में मत लो तुम लोग। एल्कोहल फिनॉल ईथर को हल्के में ना लो, तुम हल्के में ले रहे हो मुझे लग रहा है। अब ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है क्लास का हर बच्चा बताएगा, बच्चा। अब इसी बात पे गार्गी बता देगी और बोलेगी बस सब मैम क्लास। चलो जल्दी करो, इतना अच्छा सवाल है ना। कौन सा अल्कोहल यूज किया जाता है इस एस्टर को बनाने के लिए? कौन सा अल्कोहल यूज कर सकते हैं इस एस्टर को बनाने के लिए? कौन सा अल्कोहल यूज कर सकते हो? 2014 का क्वेश्चन है, पुराना सवाल। टाइम नहीं दिख रहा है अच्छे से। किस अल्कोहल को यूज करके इस एस्टर को बना सकते हैं? 1 नंबर का सवाल है बोर्ड का। किस अल्कोहल को यूज करके इस एस्टर को बना सकते हो? कौन सा अल्कोहल यूज करें? आइसोप्रोपाइल। हाँ 1 नंबर का ही है। बोल रहे हैं ये एस्टर बनाना है, इस एस्टर के फॉर्मेशन के लिए कौन सा अल्कोहल यूज होगा? चलो इसको सबको बताना चाहिए। जब आपको अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन सिखाया था, एस्टरिफिकेशन, तो भी सिखाया था कि एसिड पोर्शन किधर से आता है और अल्कोहल पोर्शन किधर से आता है, ये सिखाया था आपको।
एस्टरिफिकेशन में सिखाया था ये बात आपको कि एस्टर जो बनता है उसमें अल्कोहल से कौन सा पोर्शन आता है और एसिड से कौन सा पोर्शन आता है। वो तो एसिड है, अल्कोहल पूछा है। देखो अगर कोई एस्टर दिया है, ध्यान से देखो, किसी एस्टर के स्ट्रक्चर में जो कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O से जुड़ी हुई है, ये इस वाले C डबल बॉन्ड O से जो कार्बन चेन जुड़ी हुई है, इधर वाली जुड़ी है ना, ये वाली, तो इतना पोर्शन तो एसिड से आता है और इधर वाला जो पोर्शन होता है वो किससे आता है, अल्कोहल से। तो इस एस्टर को अगर बनाना है तो एसिड होगा CH3COOH और अल्कोहल होगा CH3CHOHCH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ R होता है वही अल्कोहल से आता है, और ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ जो R होता है वो किसका होता है, एसिड का। C डबल बॉन्ड O के साथ जो जुड़ा हुआ है उस पूरी चेन को ले लेते हैं, CO को भी ले लेते हैं, OH जोड़ देते हैं तो एसिड बन जाता है। इधर पे क्या करते हैं, यहां से तोड़ो, इस तरफ से तोड़ो, इधर वाले पोर्शन को H दे दो, इधर वाले पोर्शन को OH दे दो, इधर एसिड बन जाएगा, इधर अल्कोहल बन जाएगा, है ना, ऐसे तोड़ना है। क्लियर है, आपकी उसकी क्लास है ना, किसकी क्लास, फिजिक्स। जल्दी छोड़ दिया मैंने आज, आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए 5-10 मिनट।